ये जो यूपी है ना, इसमें हमने खूब 2022 के चुनाव और नतीजों पर चर्चा कर ली है। अब इस चुनाव का 2024 के चुनाव से क्या कनेक्शन है, वो भी समझ लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो यूपी है ना, आई मीन बीजेपी सरकार, वो भी 2024 की प्लानिंग में लग चुकी है। प्लान ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। यानी कि इन्हें यूपी में सरकार गठन करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब जो कैबिनेट होगी वो जरूर 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो आने वाले समय में कैसी होगी बीजेपी की शक्ल, यही समझेंगे आज के इस एपिसोड में। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना। तो जल्दी से पहले आपको यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट दे देते हैं। एक तो ये है कि बीजेपी ये ऐलान कर चुकी है कि हारे हुए दिग्गज मंत्री और नेताओं को एमएलसी यानी विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य फिर 11 मंत्रीगण चुनाव हार गए थे, आपको ध्यान है। खबर नंबर 2, योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन खबर यह भी चल रही है कि सरकार में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और इसे लेकर कुछ नाम भी चर्चाओं में हैं। वहीं 40 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। बहरहाल कयास वयास तो लगाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी इस समय कैसी स्थिति में आ गई है, आगे कैसा रूप ले सकती है और योगी आदित्यनाथ का क्या रूप देखने को मिल सकता है, इसी पर हम आज की बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, उत्कर्ष सिन्हा। स्वागत है सर आपका। प्रतीक। जी सर। और कुमार भावेश चंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार प्रतीक जी। तो अभी जो यूपी चुनाव तो खत्म हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ की वापसी हो गई है, लेकिन कई कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या बीजेपी लहर से ज्यादा टिकट वितरण ने निर्णायक भूमिका निभाई? क्या कारण रहे हैं? जी सिन्हा साहब। प्रतीक देखिए, ये चीज को समझ लेना होगा कि एक तो जिस बात को पहले कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो तो थी। नतीजे आंकड़ों में जैसे भी आ गए हों, लेकिन ये चुनाव आसान नहीं था बीजेपी के लिए। 255 बहुत अच्छी फिगर है, बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन ये 255 के भीतर जो जीत हार का अंतर है वो इतना नैरो है, इतना हल्का है कि इसको बहुत कंफर्टेबल विन बीजेपी भी नहीं मान रही है। और इसलिए बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत है। देखने में क्लियर मेजॉरिटी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि ग्राउंड पे बहुत फेवरेबल रहा हो मामला, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में योगी 2.0 जो होना है, उसको बहुत सारी चीजों को सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा, वरना 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए ये समझना है कि योगी आदित्यनाथ का जो पिछला कार्यकाल रहा वो जिस तरह से चला, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा मॉडरेट होंगे योगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इस इलेक्शंस में आए। इश्यूज तो हैं वो, और ये सबको पता है इश्यूज हैं। अब उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी जो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्टाइल है, जो उनकी कार्यशैली है, वो तो रहेगी ही, लेकिन फोकस करने में योगी सरकार को थोड़ा अपना लेंस फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ओके। भावेश जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पिछली जो उनकी सरकार थी उनको फ्री हैंड मिला, लेकिन आखिरी दिनों में आप याद कीजिए, शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की चिंता बढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, और तब ये चर्चा चल रही थी कि शायद नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता था। ठीक उसी समय जब उत्तराखंड में परिवर्तन किया गया, तो एक असेसमेंट जो सेंट्रल लीडरशिप का था, हाई कमान का था, वो उस असेसमेंट में भी आया था कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वो असेसमेंट शायद देर से आया था, क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारी स्थितियों का सामना करना पड़ा था यहाँ के लीडरशिप को।
यहाँ के विधायकों को, यहाँ के मंत्रियों को मरमरिंग शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना काल में एक कैबिनेट मिनिस्टर की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जाहिर हुई, जिसमें कहा गया कि भाई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। विधायकों की भी यही शिकायत थी और इसकी वजह से ही विधायक धरने पर में बैठे थे विधानसभा के भीतर। तो ये उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो सरकार चली योगी आदित्यनाथ की, फ्री हैंड उनको दिया गया। लेकिन ये आकलन है जरूर केंद्रीय नेतृत्व के पास कि अब आने वाले समय में वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही संकट के बाद ये दोबारा सत्ता मिली है, बहुत ही संघर्ष के बाद मिली है। और शायद बीजेपी नेतृत्व भी ये उम्मीद छोड़ चुका था कि यहाँ इतना आसान है सब कुछ। और दूसरी बार तो सरकार बनना भी बड़ी बात है यूपी में। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और भावेश जी, लेकिन जैसे बीजेपी की सीटें तो कम हुई हैं, तो ऐसे में योगी की छवि को आप कैसे आंकेंगे, स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं? देखिए, योगी की छवि उनके अपने समर्थकों में भी, या आप कहिए कि एक जो उनके प्रति जो आकर्षण रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के प्रति, उनमें एक छवि बनी है, बढ़ी है। और वो इसकी वजह ये कि वो सख्ती से बात करते हैं, वो बुलडोजर की बात करते हैं, वो अपने विरोधियों को क्रश कर देने की बात करते हैं। तो इससे उनकी छवि वहां बनी है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर देखें तो ये छवि बिल्कुल गलत गई है उनकी छवि की। भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, अभी दोष साबित नहीं हुआ बुलडोजर चल सकता है, दोष साबित नहीं हुआ पोस्टर लग सकता है, दोष साबित नहीं हुआ गिरफ्तारी हो सकती है। अपने विरोधियों के प्रति इतने क्रूर हो सकते हैं कि लगातार कितने केस लाद के आजम खान जैसे लोगों को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता है। अभी भी देखिए खबर आ रही है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ में जो है फिर से कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये जो मैसेज गया है आम पब्लिक में, या कहिए कि मीडिया सर्कल्स में, या जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो शासन को एक ऐसे शासन के रूप में देखते हैं जिसमें सब लोग एक शांति का अनुभव करें, एक विकास का अनुभव करें कि भाई विकास हो रहा है और उसमें कहीं कोई दबाव तनाव या इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। अब क्योंकि सिन्हा साहब प्रचंड जीत हुई है, तो योगी आदित्यनाथ आने वाले टाइम में कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं? और एक और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, वैसे तो ये पूछना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कई लोग ये पूछना ही चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पीएम की दौड़ में भी पहुंच सकते हैं और इसकी कितनी संभावना लगती है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है और पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनने में वो एक इत्तेफाक था। पार्टी ने बाद में तय किया, तमाम नामों को काटने के बाद तय किया। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य बड़े दावेदार थे, लेकिन योगी की ताजपोशी हुई। लेकिन इस बार पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा गया। तो जाहिर सी बात है कि जैसे नतीजे हैं उस हिसाब से कद तो बढ़ेगा ही। रहा सवाल भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का, तो बिल्कुल राजनीति के भीतर जो कोई भी होता है उसकी इच्छा होती है शीर्ष पद पर जाने की, और योगी की भी इच्छा होगी, ऐसा नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अब एक तो पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी का दौर कब तक चलता है, पहली बात ये है। अभी मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगा, और तब प्रधानमंत्री का नाम अगर सोचना है तो मोदी के बाद कौन, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो वो नहीं, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ के पास उम्र है, वो आरएसएस की पॉलिटिक्स को बहुत सूट करते हैं, ये भी एकदम सही है। आरएसएस जिस तरह से एग्रेसिव हिंदुत्व को बढ़ाता है, बढ़ाना चाहता है, वो उसको भी बहुत सूट करते हैं। और एक बढ़िया ब्लेंड है वो पॉलिटिकल लीडर और धर्मगुरु के, महंत और राजनेता की एक बढ़िया ब्लेंडिंग है। तो ऐसे में, लेकिन अब बात यह है कि, और तीसरी उनके पक्ष में जो चीज जाती है कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनका खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अगर आप मिला लीजिए तो तकरीबन लोकसभा की 85 सीटें हो जाती हैं। तो वो एक बड़ा पॉकेट जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है योगी के। लेकिन देश के भीतर अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए बतौर शासक वो कैसे काम करते हैं, बतौर ऑर्गेनाइजर वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ ने संगठन के तौर पर हिंदू युवा वाहिनी चलाई है, जिसका असर बहुत छोटे हिस्से में था। दूसरी बात ये कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, भीड़ खींचते हैं, सख्त प्रशासक हैं, लेकिन
एक्सेप्टेंस कितनी है, और वो एक्सेप्टेंस बनाने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम होता है उसको हैंडल कैसे करते हैं योगी आदित्यनाथ। ये उनकी अगर इच्छा है प्रधानमंत्री पद तक जाने की, तो ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे। हाँ, नो डाउट, एक देश भर में पहचाना जाने वाला चेहरा है। आप उनको पसंद करें या उनको नापसंद करें, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आज के भारत की सच्चाई है। हम्म। अच्छा, अभी योगी कैबिनेट की चर्चा भी जोरों पर ही है, तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कैबिनेट का गठन होगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसी स्थिति में कैबिनेट में सबसे ज्यादा जगह किस समुदाय को मिल सकती है? देखिए, कैबिनेट बनाने में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा इसलिए ध्यान में रखेगी क्योंकि चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि 2017 वाला कॉम्बिनेशन दरक गया है, टूटा है। हाँ, उसका बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी के पास है, लेकिन दरकना अगर शुरू हो जाती, कोई चीज का क्षरण शुरू हो जाता है, तो उसको संभालना भी बहुत जरूरी होता है। फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने जो जो कैबिनेट बनेगी उसमें आप देखिए कि दलित समुदाय को कुछ बहुत महत्वपूर्ण जगह इसलिए देने की उम्मीद है क्योंकि वो एक वोट बैंक है जो मायावती के पास बहुत थोड़ा सा बचा है, अब उसको निकालना है। ऐसे में बेबी रानी मौर्य उनके पास एक अच्छा चेहरा है, जो गवर्नरशिप से रिजाइन करके आई हैं, तो वो एक अच्छा चेहरा है। उसके बाद और भी छोटे मतलब ऐसे जो नॉन नोइंग फेस हैं, बीजेपी हमेशा चौंकाती है, वो नए लोगों को आगे लाती है। तो ऐसे कई नॉन नोइंग फेस हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन युवा हैं और वो काम करते रहे अपने समाज के भीतर। एक वो फैक्टर है। दूसरा, जाट लैंड में जिस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ है, बीजेपी की दूसरी चिंता वहां होगी उसको ठीक करने के लिए। वो लेकिन दिक्कत वहां ये है कि उनके प्रमुख जाट नेता में ये भी संभव है कि सेंटर से किसी को ले आया जाए और उनको यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ब्राह्मण के नाराज होने की खबरें थी जो कि वोटों में नहीं दिखाई दी, लेकिन दबाव वो भी है एक। तो महत्वपूर्ण पद की जब बात होगी तो एक वहां होगा, और अदर ओबीसी के भीतर एक बड़ा इक्विटी जाएगा इस सरकार का, जहां पर निषाद रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहां लोध रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहां कुर्मी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और बीजेपी ने पहले भी ये कोशिश की है। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ बीते दिनों उसको भी देखिए, उन्होंने यूपी की कॉस्ट केमिस्ट्री को देखते हुए रिशफल किया था। तो इस बार भी उत्तर प्रदेश का ही चूंकि मामला है, इसलिए हाँ, ये जरूर है कि ये संभावना है, कुछ बड़े चेहरे चुनाव हार चुके हैं, ये तो सच्चाई है, उनकी वापसी नहीं होनी। लेकिन कुछ दूसरे बड़े चेहरे जो पार्टी में हाशिए पर पड़े थे, जैसे उसमें एक नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, वेस्टर्न यूपी से आते भी हैं, मेरठ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है बीजेपी का इस बार, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरा है इस प्रदेश में, सो उनकी वापसी हो सकती है सरकार के भीतर। तो इस तरीके से जो फोकस होना है वो फोकस होना है इस कॉस्ट केमिस्ट्री पे, और इसमें कुछ नए चेहरे जरूर रिशफल करेंगे पुराने चेहरों को किनारे करके। तो एक कॉम्पोजिशन अच्छा बनेगा, 20-25-30% सीनियर्स एक्सपीरियंस्ड, और उसके बाद वाली फोर्स होगी वो फर्स्ट टाइमर मिनिस्टर हो, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। असीम अरुण एक दूसरा चेहरा हो सकते हैं, दलित युवाओं को के लिए आइकॉन बनाने के लिए, आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं, वो एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण का दावा ज्यादा मजबूत है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है, अदर यादव बैकवर्ड, दलित और ब्राह्मण, तीन पे जाट, इन तीन पे तो मेहनत होगी ही, बाकी सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखेगी बीजेपी। अच्छा भावेश जी, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार में अब की बार 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो आखिर डिप्टी सीएम के पदों को बढ़ाकर बीजेपी क्या मैसेज देना चाहेगी? और साल 2017 के बाद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन दोनों के पास सिर्फ प्रोफाइल भर ही डिप्टी सीएम की रही उनकी, तो कोई ऐसा कुछ खास काम दिखा नहीं उनका।
ये देखिए मैसेजिंग के लिए था, लेकिन वो मैसेजिंग हुई और उसका मैसेज एक गलत भी चला गया कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल। उतना हाँ। मिनिस्ट्री में से नहीं मिल रहा है, उतना पावर नहीं मिल रहा है, और ये हम्म। बातें बाहर भी आती रही। और हम्म। आखिरकार इसी बात का जो सितंबर अक्टूबर में जो पंचायत हो रही थी, जो आरएसएस के लोग आके दिल्ली से यहाँ पर विधायकों से बात कर रहे थे, मंत्रियों से बात कर रहे थे, और तमाम तरह के जो डिफरेंसेस थे उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो यही इशू था। मुझे लगता है इस बार थोड़ा क्लीन रहेंगे इस पूरे मामले में। एक इंस्ट्रक्शन होगा योगी जी के लिए कि आपको इस तरह से इतना पावर्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर्स को दूसरे को भी इंजॉय करने देना है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने एक हाथ से सत्ता चलाई, यानी कि सिर्फ सिंगल हैंडेडली उसको पूरा से एक तरह से उन्होंने अपने काबू में रखा पूरे शासन प्रशासन को। और आपने देखिए कि आप जो सवाल एक पूछ रहे थे जिसमें कि किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है स्वरूप, जी। देखिए उसमें इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस ये है कि आप याद कीजिए कि चुनाव से पहले यहाँ भी एक्सपेंशन हुआ था उत्तर प्रदेश में भी, और जिस तरह के कम्बिनेशन, कास्ट कम्बिनेशन और जिस तरह के चेहरे लाए गए थे, वो एक मॉडल हो सकता है। दूसरा, केंद्र में भी उसी तरह एक्सपेंशन हुआ था जिसमें फिर अनुप्रिया पटेल को लाया गया था उसमें। तो अब उत्तर प्रदेश में भी यही सब कुछ होना है, क्योंकि संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनके पक्ष में, अच्छी मेहनत दिखाई देती है। अनुप्रिया पटेल तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है प्रदेश में, बसपा से बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, 12 सीटों वाली पार्टी, आप समझ सकते हैं कि वो है। तो इस तरह के चेहरे दिखाई देंगे। और दूसरा, एक मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की एक काम करने का तरीका है। उन्होंने कोरोना से पहले, आपको याद होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में टीम 11 बनाया उन्होंने, अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो मे भी कि इस बार जो अधिकारी जीत कर आए हैं, जो उत्कर्ष जी कह रहे हैं, जैसे अरुण असीम अरुण की बात कर रहे हैं, राजेश्वर सिंह भी एक नाम हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिसको लेकर विवाद हुआ, आईएएस जो थे एके शर्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, उनको भी इस बार निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार इंस्ट्रक्शन होगा कि किसी तरह का मतलब इफ बट नहीं होना चाहिए, उनको पावर मिलेगा और उसको पावर इंजॉय करने दिया जाएगा, यानी ज्यादा क्लियरिटी रखी जाएगी। इस बार जो है चीजें ज्यादा क्लियर रह सकती हैं पिछले अनुभवों के आधार पर। मुझे ऐसा लगता है कि मरमरिंग कम हो, इसकी कोशिश होगी। और एक देखिए क्या है कि बीजेपी की दो शैली है। एक तो हिंदुत्व तो उनका ब्रांड बना रहेगा कि वो छवि योगी आदित्यनाथ की बनी है, उस छवि को प्रिजर्व करना है, उसको हार्म नहीं होने देना है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दें, ताकि सवाल ना उठे कि भाई बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन लचर होता है या काम नहीं होते हैं, या काम भी होगा प्रचार भी होगा, है ना। तो उस लेवल पे पूरी बिसात बिछाई जाएगी ताकि काम हो और वो दिखे भी, और उसका भरपूर प्रचार भी होगा, और हिंदुत्व कहीं से कमजोर नहीं पड़ेगा। हिंदुत्व और सख्ती के साथ उस जो उनका जो मॉडल है योगी आदित्यनाथ का, जो जिस तरह के कानून लाए थे, वो कानून, इस तरह के और सख्त कानून आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, ताकि इन्हीं सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा सके। और जो भीड़ जुटी है, आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो एक 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 चीज ये मैसेज है कि भाई ये लोग सख्ती से काम करते हैं, लेकिन फैसले सख्त करते हैं, और ये किसी से संकोच नहीं करते हैं, और अपने विरोधियों को दबा के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो एक खास समुदाय को दबा के रखने की नीति को पसंद कर रहे हैं, और वो नीति को दिखाने की कोशिश भी की जाएगी, उसको ढकने छिपाने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर है, उसको कहीं से ढका छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको और बड़ा किया जाएगा। अच्छा भावेश जी, ये तो योगी बीजेपी की बात हो गई है, लेकिन हमारे लिसनर्स ने अधिकतर ये सवाल पूछा है कि अब इस चुनाव से आगे कांग्रेस का क्या भविष्य है, क्योंकि ये सवाल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विपक्ष की प्रमुख भूमिका होती है और कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र में कांग्रेस को तो मुझे लगता है वहां जो स्थिति चल रही है, जिस वक्त जिस तरह से सोनिया गांधी और गांधी परिवार प्रमुख पद को अपने लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, या उस तरह से वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता घट रही है इसकी वजह से। सिर्फ संगठन का सवाल नहीं है, नेतृत्व का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। तो नेतृत्व का जो ये मुकदमा है, उनको सुलझाना पड़ेगा, उनको एक ऐसे क्लीन जगह पर लेके जाना पड़ेगा कि नेतृत्व कौन करेगा, बाकी लोगों का किस तरह से उसमें
परफॉर्मेंस होगा, उनका क्या अधिकार होगा, किस तरह से उनकी से होगी, किस तरह से उनकी भूमिका होगी। क्योंकि कांग्रेस ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम किया है, वहां पे महासचिवों की ही कोई ताकत होती है और वो करते रहे, लेकिन अभी सब कुछ डिफंक्ट है। तो इससे निकलना पड़ेगा, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर बहुत जल्दी नहीं निकल पाएगी कांग्रेस और उसका कोऑर्डिनेशन दूसरे क्षेत्रीय छत्रपों के साथ नहीं हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कोई हालात में बहुत परिवर्तन आने वाला। फिर तो अपने हिसाब से केजरीवाल जैसे अपने आप को विपक्ष की भूमिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि अब चूंकि आप देखिए चुनाव जीता है उन्होंने पंजाब का, लेकिन पंजाब का चुनाव जीतने के बाद भाषण किस तरह का दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा देश बनाना है जिसमें ये करेंगे, शिक्षा होगा, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, जिसमें हमारे बच्चे यूक्रेन न पढ़ने जाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आके खेलते हैं और वो उसी पिच पर उसी पेस में खेलते हैं। तो वो या तो फिर वो उनकी बाजी चलेगी, उनके साथ लोग दूसरे जुड़ सकते हैं अगर वो जोड़ना चाहेंगे तो कांग्रेस को पहले अपने आप को खोलना पड़ेगा, उसने अपने आप को कवर में किया हुआ है ना। ओके, एक आखिरी सवाल है सिन्हा साहब कि प्रदेश में दलित राजनीति का अब क्या भविष्य होगा? क्या उन्होंने अपना नया नेता और पार्टी चुन ली है या फिर मायावती या चंद्रशेखर जैसे नेता विकल्प बन सकते हैं? अभी थोड़ा भ्रम की स्थिति है दलित समाज में, और उस भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि एक तो मायावती के नेतृत्व में बीएसपी जिस तरह से पिछले 5-7 सालों में दिखाई दी है, उसको लेकर निराशा है, और यही वजह है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा मायावती को छोड़ गया। अब वो कंफर्टेबल कहाँ होते हैं? फिलहाल जो माहौल है उसके भीतर 2-3 चीजें दिख रही हैं। एक तो कोविड पीरियड ने जिस तरह से भूखमरी और गरीबी बढ़ाई थी, तो वहां पर राशन पहुंचना अति गरीबों के भीतर, उस समाज के भीतर, तो वो एक फैक्टर था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में अंबेडकर वाहिनी नाम का एक संगठन खड़ा कर दिया है। बहुत सारे बीएसपी से छोड़ के आए पुराने कैडर उसका हिस्सा बने हैं। वो समाज के भीतर, अपने समाज के भीतर कितना इंटरैक्शन करते हैं, कैसे जाते हैं। तीसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोल के रखा है आरएसएस ने, वो दलितों के साथ एक संवाद की प्रक्रिया चला रहा है, उनके साथ खाना खाने की प्रक्रिया चला रहा है। तो अभी उस इक्विटी के ऊपर सबने अपना स्टेक लगा रखा है। ये तय है कि मायावती से मोहभंग हुआ है। अब वापस मायावती क्या करती हैं इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मायावती की शैली नहीं है, और अब पिछले दिनों से जो उनका तौर तरीका दिख रहा है उस तरीके में ऐसा लगता भी नहीं है कि संगठन को वापस खड़ा कर पाएंगी। तो अब ये इक्विटी जानी है इन दो के बीच में। पार्टियां ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती हैं, इंटरैक्शन कैसे करती हैं और मैसेज कैसे देती हैं, अलायंसेस तभी बनते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसका फैसला 2024 का चुनाव कर देगा कि अब उत्तर प्रदेश के दलित वोटर्स का पहला चॉइस क्या है। ओके, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उत्कर्ष सिन्हा साहब और भावेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शुक्रिया प्रतीक, थैंक यू। तो ये थी क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज। ये जो यूपी है ना, यूपी ने अपनी सरकार चुन ली है। ये आखिरी एपिसोड आपने सुना। हमें जरूर बताया आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है यूपी की राजनीति को लेकर भी आपकी समझ में इजाफा हुआ होगा। लेकिन देश में चुनाव खत्म नहीं होते, अभी तो काफी चुनाव देखना बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, क्विंट हिंदी आगे भी ऐसी पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए लेकर आता रहेगा, तो बने रहिए क्विंट के साथ। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। इस पॉडकास्ट में 4 चांद लगाने का काम क्विंट के संतोष कुमार और विकास कुमार करते हैं, और इसमें आप जो बीच बीच में म्यूजिक सुनते हैं, इसके पीछे होती हैं शौरबरी पुरकायस्त और फबेहा सैयद। शुक्रिया, नमस्कार, बाय बाय।